नमस्कार फ्रेंड्स। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम इनकम टैक्स में जो प्रपोज चेंजेस हैं अंडर बजट में, जो बजट 2022 में जो प्रपोज चेंजेस हैं उसकी उसकी एक ओवरव्यू लेंगे। दो बातें मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि ये केवल ओवरव्यू है। दूसरी, अगर आपको डिटेल करना है, कुछ एक्शन लेना है, तो यू शुड कंसल्ट विद सम गुड कंसल्टेंट और रीड द प्रोविजन केयरफुली। आपको केयरफुली प्रोविजन रीड आउट करना चाहिए। ओवरव्यू करना इसीलिए जरूरी है, बजट में स्पीच में बहुत ही कम थी बातें चैरिटेबल ट्रस्ट रिलेटेड, बट एक ओवरऑल चेंजेस आए हैं चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन में, जहां की इन माय पर्सनल ओपिनियन चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, कंफ्यूजन ज्यादा हो गया है। एंड अगर आप कहीं ना कहीं से किसी भी फॉर्म में, किसी भी रिलेशन में, किसी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह से आप रिलेटेड हैं, तो यू मस्ट नो दैट वन। तो आइए देखते हैं किन किन एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या किया है इन्होंने। बजट में इन्होंने पूरे होल चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को एक रैशनलाइज करने की कोशिश की है, उनके प्रोविजंस को। पूरे प्रोविजंस को इन्होंने दो पार्ट में बांटा है, दो रिजीम में बांटा है बेसिकली। फर्स्ट रिजीम जो कि ट्रस्ट क्लाउज, सब क्लाउज 4, 5, 6, 6A ऑफ क्लाउज 1023C में रजिस्टर्ड है। दूसरा जो क्लाउज 12, सेक्शन 12AA और 12AB में रजिस्टर्ड, उसको सेकंड रिजीम बोला हुआ है इन्होंने। तब दो रिजीम हो गए। फर्स्ट रिजीम 1023C वाली, सेकंड रिजीम 12AA वाली, ए और 12AA वाली। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव बेसिकली था कि टू इंश्योर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। कुछ इनकंसिस्टेंसीज है दोनों टैक्स रिजीम में, तो उसको ठीक करना। थर्ड, कोई क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी देना। आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। बड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस हैं एंड आपको डे टू डे इफेक्ट करने वाले। फर्स्ट, अब नाउ, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। नाउ यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये उनके लिए है जिनकी रिसिप्ट जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है उससे एक्सीड हो जाती है। उनकी रिसिप्ट जिसकी एक्सीड कर रही है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। उनका फॉर्म और मैनर क्या होगा, प्लेस किस प्लेस में रखेंगे, वो सारी चीजें और डिटेल में आएगी, बट यू हैव टू मेंटेन। दूसरा भाई, अब जो एप्लीकेशन ऑफ मनी होगी आपकी केवल पेमेंट बेसिस पे मानी जाएगी, या आप उसको कैश बेसिस बोल लो ना, अदर वे। तो आपकी जो सारी कैश बेसिस तो अब रहा नहीं, बिकॉज देयर आर सो मेनी बट्स इन देयर। तो आपने पेमेंट बेसिस पे ही आपकी एप्लीकेशन मानी जाएगी। और पेमेंट बेसिस वाले के साथ इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 से ही एप्लीकेबल है। मतलब 2021 की आप बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे या आपने बना रखी होगी तो ये तभी से एप्लीकेबल है। थर्ड, एक इनकंसिस्टेंसीज थी कि 1023C में जो रिटर्न नहीं भी फाइल करने, टाइम पे नहीं भी फाइल करने पर उसकी एग्जाम्पशंस वगैरह आप क्लेम कर सकते थे, बट इट इज नॉट देयर। अब आपको अगर 1023C के अंदर बेसिक एग्जाम्पशंस जो हैं, एग्जाम्पशंस रिलेटेड टू दिस सेक्शन अगर आपको क्लेम करनी है, तो आपको रिटर्न विद इन टाइम, जो सेक्शन 139(4)C में अलॉटेड है, आपको उस समय रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके बगैर आपको एग्जाम्पशन की बेनिफिट नहीं होगी। अर्लियर इट वाज ओनली अप फॉर सेक्शन 12। अब ये वैसी बात नहीं है, आप 1023C वाले को भी रिटर्न टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी। तीन मेजर चेंजेस, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, पेमेंट बेसिस पे एप्लीकेशन मानी जाएगी, 1023C वाले को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट मूव कर, कुछ पेनल्टीज दी गई है कि अगर आपने ट्रस्टीज और कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को अगर आपने कुछ अनरीजनेबल बेनिफिट दी है तो उन्होंने पेनल्टीज तय किया है। नया सेक्शन ऑल टुगेदर उन्होंने इंसर्ट किया हुआ सेक्शन 271 AAE, सेक्शन 271 AAE।
इसमें इन्होंने पेनल्टीज में दो पार्टे बांटा है। फर्स्ट कि अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो इन एनी प्रीवियस ईयर तो पेनल्टी विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बेनिफिट पास्ट, बट अगर आप सब्सिक्वेंट ईयर में करते हो तो इट विल बी डबल ऑफ द सच बेनिफिट। मतलब फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो किसी प्रीवियस ईयर में तो आपको 100% देना है पेनल्टी, जितना बेनिफिट आपने पास किया। सेकंड सब्सिक्वेंट ईयर में करते हो तो आपको 200% देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको काफी रिजिड किया गया। रिजिडिटी इतनी है कि दिस विल बी इन एडिशन टू एनी अदर पेनल्टी, ये एडिशन टू एनी अदर पेनल्टी होगी। अगर इस इनका अंडर इनकम टैक्स एक्ट में कोई और भी पेनल्टी है तो उसके अलावा भी ये लगेगी आपको। बी वेरी केयरफुल, कोई अनरीजनेबल बेनिफिट अगर ट्रस्टीज या कोई स्पेसिफाइड पर्सन को पास ऑन किया हुआ है तो। रेफरेंस टू प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को किया गया है कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और कोई अप्रूवल के लिए। जनरली दो मेजर इश्यूज आ रही थी ऑनलाइन करने के बाद भी, दो मेजर इश्यू आ गई थी कि नॉन जेन्युइन ट्रस्ट कहीं रजिस्टर्ड हो जाता था। दूसरी क्या, कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर के पास गई थी, कोई टाइम लिमिट नहीं थी उनके पास, तो इनको कहीं ना कहीं एक ठीक करने की कोशिश की गई है, रेशनलाइज करने की कोशिश की गई है। तो इन्होंने बड़ा क्लियर किया है कि भाई अगर प्रिंसिपल कमिश्नर हैज नोटिस की कुछ ऑकुरेंस हो रही है, कोई स्पेसिफाइड वायोलेशन है, एक या दो स्पेसिफाइड वायोलेशन हो रही है, या कोई उन्होंने रेफरेंस मिला है उनको कहीं असेसिंग ऑफिसर से, या डिपार्टमेंट अपनी रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज करता रहता है, वहां से कहीं ना कहीं कोई केस सेलेक्ट हुआ है। इन तीनों केसेस में या तो प्रिंसिपल कमिश्नर सुमोटो उन्होंने देख लिया, दूसरा असेसिंग ऑफिसर ने रेफर किया, तीसरा डिपार्टमेंट की जो अपनी रिस्क असेसमेंट होती है वहां से कहीं केस इनके पास आ गया। तो प्रिंसिपल कमिश्नर के पास या कमिश्नर साहब के पास पूरा राइट है कि वो डॉक्यूमेंट आपसे कॉल कर लें, इंक्वायरी करें। दूसरा, वो ऐसी ऑर्डर पास करें जो आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दे सकती है, चाहे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, इफेक्टिव फ्रॉम प्रीवियस ईयर हो या उसके पहले का भी हो, अगर उनको ठीक लगे तो। तीसरा, एक ऑर्डर पास कर सकते हैं कि रिफ्यूज कर दें कि भैया आपका कैंसिलेशन नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ ऑर्डर वायोलेशन कर रखा है आपने, लॉ वायोलेट कर रखा है। और साथ ही साथ ये अपनी एक कॉपी, ऑर्डर की कॉपी, वो चाहे तो असेसिंग ऑफिसर या जो कंसर्न पार्टी है उसको भी भेज सकती है। तो ये चेंजेस हैं इसमें। इसके बाद अगर आप देखें तो स्पेसिफाइड वायोलेशन है क्या, जो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर क्या देखेंगे, जो लास्ट चेक पेज में हमने देखा। तो स्पेसिफाइड वायोलेशन मतलब कि अप्लाइड फॉर एनी अदर पर्पसेस, जो ऑब्जेक्ट नहीं था ट्रस्ट का। ट्रस्ट का इनकम ऐसा है विच इज नॉट इंसिडेंटल टू द ट्रस्ट, जो उसकी ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करती है, या उसके सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है। दूसरा, किसी प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए इनकम को अप्लाई कर दिया उन्होंने, या एक्टिविटी जो कर रहे हैं जेन्यून नहीं है, या जो ट्रस्ट की कंडीशन थी रजिस्ट्रेशन की, वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, या किसी लॉ को कंपाइल नहीं कर रही है। तो स्पेसिफाइड वायोलेशन के ये केसेस हैं। इन्होंने 6 कंडीशन को बड़ा कैटेगराइज कर रखा है कि इन 6 में अगर आप फॉल करते हैं तो उसको माना जाएगा स्पेसिफाइड वायोलेशन, और इन दैट केस प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर साहब एक्शन ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट, आपकी एक्यूमुलेटेड इनकम है, सेकेंड रिजिम की बात कर रहा हूँ खासकर। सेकेंड रिजिम में सेक्शन 12 वाले सेक्शंस में और आपने यूटिलाइज नहीं किया। यूटिलाइज करने का क्या था कि पहले आपने अलग से रख दिया उसको, 5 साल तक यूटिलाइज करते थे, नहीं यूटिलाइज कर पाए तो छठे साल में आपकी टैक्सेबल हो जाती थी। नाउ अब ये 5वें साल में ही टैक्सेबल हो जाएगी। सेकंड, फर्स्ट रिजीम में भी सेम होगा जो 1023C वाली है। कब केस, उनके 4 केसेस उन्होंने मेंशन किए कब केसेस में होगा, कि अगर उन्होंने वो इनकम को किसी और पर्पस के लिए अप्लाई कर दिया अदर देन ऑब्जेक्ट, किसी इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट कहीं होगी वैसी,
जो कि नहीं होनी थी। नॉट यूटिलाइज, जिस पर्पस के लिए एक्यूमुलेट किया था उस पर्पस के लिए आपने यूटिलाइज नहीं किया, या आपने किसी और ट्रस्ट या ट्रस्ट को या इंस्टीट्यूशन को, चाहे फर्स्ट रिजिम की या सेकंड रिजिम को, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इन चारों केसेस में फर्स्ट रिजिम की भी टैक्सेबल हो जाएगी। टैक्सेबल अगर एक्यूमुलेट कर रखा है तो ठीक 5वें साल में हो जाएगी। तो इन दोनों केस में आपने एक्यूमुलेट कर रखा है इनकम, तो आपकी अब 5वें साल में ही टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस टॉक्स अबाउट प्रोविजन टू स्पेसिफाइड पर्सन। बहुत ही क्लियर कट मेंशन है, गैप था 1023C में नहीं थे। 1023C में लाया गया कि अगर फर्स्ट रिजीम ने अपनी कोई इनकम या प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर रखी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर रखी है, फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन, तो ये इनकम उस पर्सन की डिम्ड इनकम मानी जाएगी। फिर से समझिएगा, अगर आप 1023C में फर्स्ट रिजीम वाले की बात हो रही है, अगर उसने किसी इनकम को या प्रॉपर्टी को डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बेनिफिट के लिए, किसी स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उस स्पेसिफाइड पर्सन की ये इनकम मानी जाएगी उस प्रीवियस ईयर में। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है, आप इसका जरूर ख्याल रखें। जनरली हो जाता है व्हेन यू आर रनिंग विद सो मेनी ट्रस्ट, यू आर डीलिंग विद मल्टीपल ट्रस्ट। नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत ही वेलकम स्टेप है जो कि मिलना चाहिए था। इन्होंने बोला इन केस ऑफ सेकंड रिजीम, सेकंड रिजीम की बात कर रहे हैं, अगर आपने कभी कोई वायोलेशन कर दिया, कोई वायोलेशन हो गई और आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो गई, तो आपने कोई इनकम वायोलेशन कर दिया, आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो गई, तो आपको एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है, आपकी जो एक्सपेंडिचर है, दैट एक्सपेंडिचर शुड नॉट इनकर्ड फ्रॉम एनी बैलेंस ऑफ कॉर्पस फंड, जो कॉर्पस फंड है उससे इनकर्ड नहीं होनी चाहिए, कोई लोन या बोरोइंग से नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आप ऐसी कोई डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं करेंगे जहां पे एसेट्स को ऑलरेडी आपने क्लेम कर रखा था, एसेट्स का बेनिफिट ऑलरेडी आपने ले रखा है चैरिटेबल ट्रस्ट में, तो वहां इन दैट केस आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं करेंगे। और एक्सपेंडिचर किसी कंट्रीब्यूशन या डोनेशन के फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए किसी बंदे से। तो वेलकम स्टेप में क्या आया कि भाई वायलेट कर रहे हैं तो ठीक है, आपकी इनकम चार्जेबल हो जाएगी, बट एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर आपके कॉर्पस फंड से नहीं होनी चाहिए, कोई लोन या बोरोइंग से नहीं होनी चाहिए, ऐसे किसी एसेट्स का जिसका बेनिफिट आपने ले रखा है तो उसके डिप्रिसिएशन भी आप क्लेम नहीं करेंगे, और कोई वैसे एक्सपेंडिचर किसी ने डोनेट कर रखा है या किसी कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और कंट्रीब्यूशन, तो वो भी क्लेम नहीं करेंगे। ये भी प्रपोज किया गया है कि सेक्शन 40A, 40A3 और 40A3A, 40A, 40A3A को भी अप्लाई किया जाएगा, और सेम लाइन प्रपोज किया गया है फर्स्ट रिजीम वाले के लिए भी। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी चेंजेस है 115TD में। 115TD में पहले ये सेकंड रिजीम वाले को ही होती थी, बट 115TD अब फर्स्ट रिजीम वाले को भी एप्लीकेबल कर दिया गया। इसमें होता क्या है कि दिस इज बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स ऑन, इसको आप एग्जिट टैक्स बोल सकते हैं। एग्जिट टैक्स मतलब कि कोई आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट थी, इंस्टीट्यूशन थी, आप उस एग्जम्पशन का बेनिफिट लेते थे, फिर इसका बाद हुआ कि नहीं जी आपको यानी वे वॉलेंट्री लगता है कि वाइंड अप कर देना था इसे, आपको लगता है नहीं जी डिसॉल्व कर देना था, या किसी मर्ज कर देना है अदर देन चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ, और नॉन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ मर्ज करना है, या कोई रनिंग ट्रस्ट है उसको अब लगता है नहीं जी अब इसको कन्वर्ट कर देना है नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में,
तो यहाँ पे एक सेक्शन ऑलरेडी इंसर्ट हो गई थी 2016 में कि फिनांस एक्ट के थ्रू कि बस उसको टैक्स करेंगे, दैट इज कॉल्ड एग्जिट टैक्स। तो उसको टैक्स करना था, दैट वाज नॉट एप्लीकेबल इन 1023C। अब ये 1023C में एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स एक और चीज आई, भाई हम स्पेशल रेट्स की बात करते हैं कि किन व्हाट सिनेरियो स्पेशल रेट में टैक्सेबल होगी ट्रस्ट की इनकम। तो एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया 115 BBI। 115 BBI ये दोनों रिजीम के लिए एप्लीकेबल है, फर्स्ट रिजीम सेकंड रिजीम बोथ। इसने बोला है कि जो इनकम होगी टैक्सेबल होगी, वो एग्रीगेट होगी। कैसे होगी एग्रीगेट? पहला कोई स्पेसिफाइड इनकम है आपकी तो उस पर 30% पे टैक्स रेट लग जाएगी सीधे स्ट्रेट, और बाकी अदर इनकम लेस स्पेसिफाइड इनकम जो नॉर्मल आपकी प्रोविजन लगती है। लेकिन बहुत ही क्लियर किया हुआ है कि अगर ऐसी होगी तो आपको कोई डिडक्शन कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगी, कोई डिडक्शन किसी भी तरह का डिडक्शन अलाउंसेस वगैरह अलाउ नहीं होगी। अब स्पेसिफाइड इनकम मतलब क्या हो गया कि आपने अपने जो इनकम थी उसका 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट कर दिया, विच वॉज नॉट अलाउड अंडर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन। 15% से ज्यादा एक्यूमुलेशन की अलाउड नहीं थी। यह कोई डीम्ड इनकम हो गया। बेसिकली डीम्ड इनकम दो तीन तरह से हो गया, सेक्शन 1023C में भी हो गया, सेक्शन 11 में भी हो गया, सेक्शन 13 में हो जा रहा, या किसी तरह का इनकम विच इज नॉट एग्जम्प्ट, और इनकम विच इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल इनकम। कुछ ऐसी टाइप की इनकम हो जा रही है जो कि काफी 5 तरह की इन्होंने एक्सप्लेन की है, काफी माइक्रो लेवल पे एक्सप्लेन की है कि अगर आपकी वो इनकम हो जाती है तो आपकी वो 30% के हिसाब से होगी। बैलेंस इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग स्पेसिफाइड इनकम विल बी टैक्सेबल, टैक्सेबल तो होगी बट हमको डिडक्शन वगैरह अलाउ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल। मैंने कोशिश की कि आज आपको एक ओवरव्यू दे दूं ट्रस्ट में क्या चेंजेस आए। एक जिस्ट मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, पेमेंट बेसिस पे ही इनकम अप्लाइड मानी जाएगी, 1023C की रिटर्न टाइम पे जानी चाहिए अगर एग्जाम्पशन की बेनिफिट आप उठा रहे हो तो। आप किसी ट्रस्टी को या स्पेसिफाइड पर्सन को बेनिफिट नहीं दे सकते अनरीजनेबल, अगर करते हो तो आपके लिए पेनल्टी है। फर्स्ट इंस्टेंस 100%, सेकंड होगी तो 200%। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इन एडिशन टू एनी अदर पेनल्टी अंडर दिस प्रोविजन है। इसके अलावा कोई स्पेसिफाइड वायोलेशन करते हैं आप तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर आपकी शू मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, या असेसिंग ऑफिसर उनको रेफर कर सकते हैं, या रिस्क असेसमेंट में कहीं उसको केस आ गया तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के पास पूरा राइट है कि आपकी कैंसिल करे, या कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन है तो उसको रिजेक्ट कर दे, या कुछ और भी करे, आपसे इंफॉर्मेशन मंगवाए या केस और रेफर कर दे आपके असेसिंग ऑफिसर को। इसके अलावा आपकी जो एग्जिट टैक्स थी केवल जो सेक्शन 12 वाले पे लगता थी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे, अब 1023C वाले पे भी लगेगा। आपको बड़ा ख्याल रखना है, नई टैक्स आ गई है कि स्पेसिफाइड इनकम पे। स्पेसिफाइड इनकम वो हो गई जो यहाँ पे आपने 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट कर लिया, या कुछ डीम्ड इनकम आपकी कुछ हो गई, तो उन सब चीजों पे स्टेट 30% टैक्स लगेगा आपका, कोई डिडक्शन कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगी। इन सब के अलावा इन्होंने एक ओवरऑल बड़ा अच्छा वेलकम स्टेप दिया कि बस अगर कहीं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपकी वायलेट हो गई, आपने कंडीशन वायलेट की, एग्जम्पशन हट गई आपको, तो आपको एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशन। वो एक्सपेंडिचर आपकी कॉर्पस फंड से नहीं होनी चाहिए, किसी लोन से नहीं होनी चाहिए, किसी बंदे ने पर्टिकुलर उसके लिए डोनेट नहीं किया हो, कंट्रीब्यूट नहीं किया हो, कोई ऐसे एसेट्स की डिप्रिसिएशन नहीं होनी चाहिए जिसको आपने ऑलरेडी क्लेम कर रखा।
तो एक ओवरऑल एक जिस्ट देने की मैंने कोशिश की। मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इट इज ओनली फॉर ओवरव्यू पर्पस। आपको डिटेल समझना है, जानना है, यू कैन राइट टू अस और कॉल अस। आप हमारी मेल आईडी पर कॉल कर सकते, लिख सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं, या आप कहीं ना कहीं एक अच्छे कंसल्टेंट को जरूर ट्राई करें, या आप एक रीड आउट जरूर करें। इट वॉज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस। थैंक्स अ लॉट।